Okay, so from today onward, we will start discussion of Indian politics, so discussion of यूपीएससी क्वेश्चन बैंक। तो हमारा जो पहला जो सीरीज है, ठीक है, पहला जो हमारा वीडियो है, ठीक है, इसमें हम यूपीएससी 2022 के इंडियन पॉलिटिक्स के सारे क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे, ग्रेजुअली कवर करेंगे। ओके, तो यहाँ पे कुछ गाइडलाइन है जो आपको ध्यान में रखना है जब आप यूपीएससी क्वेश्चन बैंक को डिस्कस करेंगे। ठीक है, देखो सबसे पहली बात तो ये है कि आप यूपीएससी के सिर्फ क्वेश्चन के आंसर पे मत जाइए। ठीक है, क्वेश्चन का जो हर एक ऑप्शन होता है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो हर एक ऑप्शन को एनालिसिस कीजिए, क्योंकि यूपीएससी क्या करता है कि कई बार जो है मतलब जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एनालिसिस करोगे तो आप देखना कि अगला जो फोर्थ कमिंग ईयर है, ठीक है, उसमें क्वेश्चन क्या होता है कि ऑप्शन से भी वो क्वेश्चन को फ्रेम करते हैं। ओके, तो यानी कि यहाँ पे यूपीएससी में क्या होता है कि थोड़ा एनालिसिस थोड़ा ब्रीफ में कर रहा हूँ। जैसे बीपीएससी हमने क्या किया था कि बस वन लाइन टाइप से क्वेश्चन था कि हमने बस क्वेश्चन को देखा, उसका ये पर्टिकुलर टर्म जो उसका आंसर था, हमने कीवर्ड को याद कर लिया और कीवर्ड जैसे मतलब क्या कहते हैं, कीवर्ड के अकॉर्डिंग जो है हम मतलब सॉल्यूशन तैयार कर लेते थे। बट यहाँ पे थोड़ा सा अप्रोच आपको चेंज करना पड़ेगा। यहाँ पर जो आपका अप्रोच है वो इस तरह से होना चाहिए कि क्वेश्चन के हर एक ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए। ठीक है, और आप देखिए कि जो ऑप्शन जितना दिया है, ऑप्शन के अंदर क्या क्या संभावना है, क्या क्या पॉसिबिलिटीज है। ठीक है, तो उन पॉसिबिलिटीज को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा अप्रोच डिफरेंट हो जाता है। ठीक है, दूसरी बात क्या होती है कि यूपीएससी का जो क्वेश्चन होता है वो कॉन्सेप्ट बेस्ड ज्यादा होता है। ठीक है, कॉन्सेप्ट प्लस जो भी पर्टिकुलर टॉपिक है, स्टैटिक पोर्शन का टॉपिक है, तो उसको लेकर करंट में जो भी डेवलपमेंट हो रहा है, ठीक है, उन डेवलपमेंट्स को अपडेट करें। ठीक है, देन यू विल फील इन कंफर्ट जोन। सो नाउ वी आर स्टार्टिंग। हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए। अच्छा, ये जो जितना भी आपका क्या कहते हैं डिस्कशन हो रहा है, इसका जो मतलब स्लाइड है ये आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, तो टेलीग्राम से डाउनलोड कर लीजिएगा। तो पहला क्वेश्चन है कि परसुएंट टू रिपोर्ट ऑफ, इसमें एक कुछ स्टेटमेंट यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, आपको ये बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है और कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, इसको आपको चूज करना है। ओके, जस्ट वेट फॉर अ मिनट, मैं पेन को चूज कर लेता हूँ एक बार जरा पहले। तो क्वेश्चन है परसुएंट टू रिपोर्ट ऑफ एच एन सान्याल कमेटी। ओके, एच एन सान्याल कमेटी के रिपोर्ट के अनुसार कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971 वाज पास्ड। ठीक है, यानी कि जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971 है, इसको पास किया गया था ऑन द बेसिस ऑफ रिपोर्ट ऑफ एच एन सान्याल कमेटी। ये स्टेटमेंट राइट है या रॉन्ग है? ठीक है, तो जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971 है, इसको पास किया गया था आफ्टर रिकमेंडेशन ऑफ एच एन सान्याल कमेटी। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल ही राइट है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया मतलब भारत का जो संविधान है, ये इंपावर करता है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को टू पनिश फॉर कंटेम्प्ट फॉर देमसेल्फ। ठीक है, तो ये भी राइट स्टेटमेंट है। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन में क्लियरली मेंशन है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो इंपावर करता है सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट को, ठीक है, कि दे कैन पनिश देमसेल्फ फॉर कंटेम्प्ट। ठीक है, यानी अपने कंटेम्प्ट के लिए खुद को क्या कहते हैं, खुद ही पनिश करेंगे। ओके, थर्ड स्टेटमेंट है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिफाइन सिविल कंटेम्प्ट एंड क्रिमिनल कंटेम्प्ट। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट दो तरह का होता है, सिविल कंटेम्प्ट और क्रिमिनल कंटेम्प्ट। ओके, अब ये होता क्या सिविल कंटेम्प्ट और क्रिमिनल कंटेम्प्ट, इसको आप लोग लक्ष्मीकांत में देख लीजिएगा। लक्ष्मीकांत की बुक में ये ब्रीफली दिया हुआ है। ठीक है, एक लिस्ट इसका दिया होगा लक्ष्मीकांत की बुक में, जुडिशरी चैप्टर में। तो वहां से इसको आप रिवाइज कर लीजिएगा। ठीक है, कि सिविल कंटेम्प्ट क्या होता है, क्रिमिनल कंटेम्प्ट क्या होता है। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है ये डिफाइन नहीं करता है सिविल कंटेम्प्ट और क्रिमिनल कंटेम्प्ट को, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। ठीक है, तो देखिए ये जो स्टेटमेंट 3 है ये इनकरेक्ट है, क्योंकि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइन नहीं करता है सिविल कंटेम्प्ट को और क्रिमिनल कंटेम्प्ट को, बल्कि ये डिफाइंड होता है कौन से एक्ट के द्वारा, तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971। ठीक है, जिसको क्या कहते हैं, जिसको मतलब लाया गया था ऑन द बेसिस ऑफ रिकमेंडेशन ऑफ एच एन सान्याल कमेटी। ठीक है, तो ये डिफाइन और डिस्टिंग्विश करता है कि किस तरह का कंटेम्प्ट सिविल कंटेम्प्ट होगा और किस तरह का कंटेम्प्ट क्रिमिनल कंटेम्प्ट होगा। ठीक है, तो यानी सिविल कंटेम्प्ट क्रिमिनल कंटेम्प्ट इसको डिफाइन किया जाता है कौन से एक्ट के द्वारा, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971। तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया। फोर्थ स्टेटमेंट है कि इन इंडिया द पार्लियामेंट इज वेस्टेड विद द पावर टू मेक लॉ ऑन कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। ये बिल्कुल राइट स्टेटमेंट है। ठीक है, कि पार्लियामेंट को ये पावर है कि पार्लियामेंट क्या कर सकता है, पार्लियामेंट लॉ बनाता है ऑन कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। ठीक है, यहाँ कौन सा ऑप्शन राइट होगा, यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, अच्छा यहाँ पे थोड़ा सा आपको एलिमिनेशन भी लर्न करना, जैसे कि आपको ये पता है कि 3 ऑप्शन क्या है, गलत है। ठीक है, तो आप पहले क्या करो, पहले आप सी और डी को एलिमिनेट कर लीजिए। ठीक है, नाउ यू हैव 2 चॉइसेस, इधर ए और बी। ठीक है, अब ए बी 1 2 क्या राइट स्टेटमेंट है। ठीक है, बट जो स्टेटमेंट 4 है वो भी राइट है, इसलिए आंसर क्या होगा, बी होगा। तो इस तरह से क्या होता है कि आप क्वेश्चन को थोड़ा फास्टली सॉल्व कर पाएंगे एग्जाम के अंदर। ओके, क्वेश्चन नंबर 2, विद रेफरेंस टू इंडिया, मतलब कि इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में कुछ स्टेटमेंट यहाँ पे दिया हुआ है। पहला स्टेटमेंट यहाँ पे दिया हुआ है कि गवर्नमेंट लॉ ऑफिसर, ठीक है, एंड जो लीगल फर्म होता है इसको रिकॉग्नाइज किया जाता है एडवोकेट के तौर पे। ठीक है, यानी कि एडवोकेट का जो डेफिनेशन होता है, इस डेफिनेशन के अंदर गवर्नमेंट लॉ ऑफिसर भी आता है और लीगल फर्म्स भी आता है। ठीक है, बट कॉर्पोरेट लॉयर और पेटेंट अटर्नी जो होता है, कॉर्पोरेट लॉयर का मतलब जो कॉर्पोरेट के क्या कहते हैं चीजों को क्या करता है, डील करता है, कॉर्पोरेट का अलग लॉयर होता है। ठीक है, प्लस पेटेंट अटर्नी, अटर्नी मतलब लॉयर ही होता है, और पेटेंट आप जानते हैं पेटेंट क्या होता है, पेटेंट किसी इनोवेशन के लिए दिया जाता है। ठीक है,
आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम द रिकॉग्निशन ऑफ एडवोकेट। मतलब ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि एडवोकेट के कैटेगरी में जो है गवर्नमेंट लॉ ऑफिसर आता है, लीगल फर्म आता है, लेकिन कॉर्पोरेट लॉयर नहीं आता है, ठीक है, और पेटेंट अटॉर्नी नहीं आता। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। क्यों गलत है देखिए। तो जो मतलब क्या कहते हैं डेफिनेशन होता है लॉयर का, एडवोकेट कौन कौन होता है, ठीक है। तो देखिए, एन इमर्जिंग क्लास ऑफ लीगल प्रोफेशनल जो एंगेज होता है वेरियस लॉ रिलेटेड एक्टिविटी, जैसे कि गवर्नमेंट लॉ ऑफिसर जो होता है, ठीक है, कॉर्पोरेट लॉयर होते हैं, लॉ फर्म होता है, लॉ प्रोफेशनल्स होता है, या प्रोफेसर प्रोफेसर नहीं होगा, लॉ प्रोफेशन होगा, जो लीगल रिसर्चर है और पेटेंट अटॉर्नी है, ठीक है, ये सभी जो है ये सही बाहर है एडवोकेट के डेफिनेशन से। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, इसको आप याद कर लीजिएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन में क्या दिया हुआ है कि लीगल फर्म जो है और गवर्नमेंट ऑफिसर ये एडवोकेट कैटेगरी में आता है, तो ये भी कैटेगरी में नहीं आता, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया। सेकंड स्टेटमेंट है बार काउंसिल। बार काउंसिल क्या करता है? बार काउंसिल जो है वो क्या करता है, मतलब रेगुलेट करता है एक्टिविटी ऑफ पर्सनल रिलेटेड टू जुडिशरी, ठीक है। तो जो बार काउंसिल है इसके पास ये पावर होता है टू ले डाउन द रूल्स रिलेटिंग टू लीगल एजुकेशन एंड रिकॉग्निशन ऑफ लॉ कॉलेज, ठीक है, मतलब कि लीगल एजुकेशन को ये रेगुलेट करेगा, ठीक है, और जो लॉ कॉलेज को रिकॉग्नाइज करेगा, एफिलिएशन प्रोवाइड करेगा। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू एडवोकेट एक्ट 1961। अच्छा, आप लोग एक काम कीजिएगा, इसका नोट्स बना लीजिएगा, ठीक है, नोट्स बनाना कंपलसरी है। तो ये नहीं कि हमने स्लाइड आपको दे दी, आप स्लाइड को डाउनलोड करके पीडीएफ के फॉर्म में रख ली, एक अलग से कॉपी आप बना लेना, ठीक है। और वहाँ पे क्या करना, आप वन लाइनर नोट्स बनाना, जैसे कि आप लिख देना कि एडवोकेट एक्ट 1961, ठीक है, इसमें बार काउंसिल को एम्पावर किया जाता है। किसके लिए एम्पावर किया जाता है? ये लॉ बना सकता है, किसके लिए? फॉर लीगल एजुकेशन। जो कीवर्ड है, कीवर्ड को मेनली आपको लिखना है और कीवर्ड का नोट्स बनाना है, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि बिफोर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन आपके रिवीजन काफी आसान हो जाएगा। तो मैं तो मेहनत कर रहा हूँ, बट साथ साथ आपको भी मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए, एडवोकेट एक्ट 1961, ठीक है, ये क्या कहता है? ये कहता है कि बार काउंसिल है पावर टू ले डाउन रूल्स रिलेटिंग टू लीगल एजुकेशन, रिकॉग्नाइज लॉ कॉलेज। लॉ कॉलेज क्या करता है? एफिलिएट करता है। बार काउंसिल ऑफ इंडिया क्या है? ये एपेक्स रेगुलेटरी बॉडी है। एपेक्स मतलब टॉप, ठीक है, नोडल ऑफिस, ठीक है। तो ये क्या है? एपेक्स रेगुलेटरी बॉडी है। फॉर व्हाट? तो फॉर लीगल प्रोफेशन, लॉ प्रोफेशन के लिए, ओके, इन इंडिया। एंड स्टेट बार काउंसिल ये रेगुलेट करता है लीगल प्रोफेशन विद इन द रिस्पेक्टिव स्टेट, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया है ये क्या करता है? पूरे कंट्री के, मतलब क्या करता है, पूरे कंट्री के जो लॉ प्रोफेशन और लॉ एजुकेशन को रेगुलेट करता है। और जो बार काउंसिल ऑफ स्टेट है क्या करता है? जो रिस्पेक्टिव टेरिटोरी, जैसे मान लीजिए बिहार का होगा तो क्या करेगा? बिहार वाले टेरिटोरी को ये रेगुलेट करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे स्टेटमेंट टू क्या है? करेक्ट है। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा टू। थर्ड क्वेश्चन देखिए। थर्ड क्वेश्चन है कि अ बिल अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन रिक्वायर अ प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। ये देखिए, अमेंड एक जो एक चैप्टर है अमेंडमेंट, ये लक्ष्मीकांत में दिया हुआ है। इस चैप्टर को आप पढ़ लेंगे तो पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। और क्लास में मैंने नोट्स लिखवाया था, नोट्स को आप रिवाइज कर लीजिए, वही से क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है? अ बिल अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन रिक्वायर्स अ प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ये स्टेटमेंट करेक्ट है या इनकरेक्ट है? क्या कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल के लिए प्रेसिडेंट का प्रायर रिकमेंडेशन चाहिए? बताइए। नो चाहिए? इसका मतलब नोट्स अब रिवाइज नहीं किए, ठीक है, ओके। सर। नहीं नहीं चाहिए। नहीं चाहिए सर। अच्छा, नो सर आप बोल रहे थे क्या? अच्छा, मुझे लगा हो यस सर आप सर। बोल रहे हैं, ठीक है, ओके, नो सर, सॉरी। तो स्टेटमेंट वन क्या है? करेक्ट नहीं है, ठीक है। तो द बिल, अच्छा एक बात और आपको ध्यान में रखना है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल है, ठीक है, इसको इंट्रोड्यूस किया जाता है मिनिस्टर के द्वारा प्लस प्राइवेट मेंबर के द्वारा, ठीक है। प्राइवेट मेंबर क्या होता है कि एनी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अदर देन मिनिस्टर, ठीक है, दैट इज कॉल्ड प्राइवेट मेंबर, ओके। तो स्टेटमेंट वन क्या है? इनकरेक्ट है। इसलिए इनकरेक्ट है क्योंकि द बिल कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इधर बाय मिनिस्टर और बाय अ प्राइवेट मेंबर एंड डज नॉट रिक्वायर प्रायर परमिशन ऑफ द प्रेसिडेंट। क्लियर है? तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया? स्टेटमेंट गलत हो गया, ठीक है। सेकंड है कि व्हेन अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल इज प्रेजेंटेड टू प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इट इज ऑब्लिगेटरी फॉर द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया टू गिव हिज असेंट, ठीक है। तो ये राइट स्टेटमेंट है, ठीक है। क्योंकि प्रेसिडेंट मस्ट गिव हिज असेंट टू द बिल, क्योंकि पहले ऐसा प्रोविजन था। पहले क्या था कि पहले जो था प्रेसिडेंट कैन यूज सस्पेंसिव वीटो। सस्पेंसिव वीटो क्या होता है कि जब पहली बार जो बिल जाएगा प्रेसिडेंट के पास तो प्रेसिडेंट क्या करेगा? उसको रिटर्न कर देगा, लेकिन सेकंड बार उसे कंसीडर करना पड़ेगा, ठीक है। बट आफ्टर 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1967, ठीक है, प्रेसिडेंट मस्ट गिव हिज असेंट टू द बिल। कौन सा बिल? कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। तो ये सब अपडेट कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। तो ये क्या, नीदर विथ होल्ड हिज असेंट टू द बिल, मतलब असेंट को विथ होल्ड नहीं कर सकता है, और न ही वो बिल को रिटर्न करेगा फॉर रिकंसिडरेशन बाय द पार्लियामेंट, ओके। और जैसे ही प्रेसिडेंट का असेंट होगा तो बिल क्या होता है? एक्ट बन जाता है। ये तो आप जानते ही हैं, ठीक है, यू ऑल आर वेरी इंटेलिजेंट, ओके। थर्ड स्टेटमेंट है कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल मस्ट बी पास्ड बाय बोथ द लोकसभा एंड राज्यसभा बाय स्पेशल मेजोरिटी एंड देयर इज नो प्रोविजन फॉर ज्वाइंट सेशन। तो ये भी राइट स्टेटमेंट है, ठीक है। कि क्या है कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल है यदि लोकसभा में इंट्रोड्यूस हुआ है तो लोकसभा के साथ साथ क्या होगा? राज्यसभा के अंदर भी पास होगा। सिमिलरली जब राज्यसभा के अंदर इंट्रोड्यूस हुआ तो ये क्या कहते हैं? पास होगा लोकसभा के अंदर भी। और यहाँ पे ज्वाइंट सिटिंग का प्रोविजन बिल्कुल नहीं है, ठीक है। तो ईच हाउस मस्ट पास द बिल सेपरेटली
इन केस ऑफ डिसएग्रीमेंट, मतलब जब दोनों हाउस में क्या होगा, डेडलॉक होगा, डिसएग्रीमेंट होगा, देयर इज नो प्रोविजन फॉर होल्डिंग अ ज्वाइंट सिटिंग, ठीक है, फॉर पर्पस ऑफ डिलिब्रेशन एंड पासेज ऑफ द बिल। यानी आपको सिंपली याद रखना है कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल है, यहाँ पे क्या क्या फैक्ट है। तो पहला फैक्ट ये है कि इट कैन बी इंट्रोड्यूस्ड बाय मिनिस्टर और प्राइवेट मेंबर, ठीक है, पहला फैक्ट ये है। इट डज नॉट रिक्वायर प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट। 24 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के बाद जो है प्रेसिडेंट मस्ट गिव हिज असेंट, ओके। एंड थर्ड पॉइंट क्या है कि इन केस ऑफ डिसएग्रीमेंट देयर इज नो प्रोविजन फॉर ज्वाइंट सिटिंग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए अगला क्वेश्चन है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, मतलब भारत का जो संविधान है, ठीक है, वो क्लासिफाई करता है मिनिस्टर को 4 कैटेगरी में, ठीक है। सबसे टॉप पे होता है कैबिनेट मिनिस्टर, उसके नीचे होता है मिनिस्टर ऑफ स्टेट विद इंडिपेंडेंट चार्ज, उसके नीचे होता है मिनिस्टर ऑफ स्टेट, और सबसे नीचे होता है डेप्यूटी मिनिस्टर, ठीक है। तो ये क्लासिफिकेशन जो है, ठीक है, इसके बारे में मेंशन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर नहीं है। तो पहला स्टेटमेंट क्या है, बिल्कुल गलत है, ठीक है। तो देखो क्या है, स्टेटमेंट 1 जो है इनकरेक्ट है, क्योंकि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, कैसा बॉडी है ये संवैधानिक संस्था है, ठीक है। तो जो आर्टिकल 74 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है, ये कहता है कि देयर शैल बी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, जिसके हेड कौन होंगे, प्राइम मिनिस्टर होंगे, ओके। At the head to aid and advise the president who shall in exercise of his function act in accordance with such advice। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है, ठीक है, पीएम प्लस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ये एग्जीक्यूटिव है, ठीक है, और इसके इसके हेड कौन है, इसके हेड है प्रेसिडेंट, ओके। और इनका जो डिसीजन होगा दैट इज बाइंडिंग ऑन द प्रेसिडेंट, द प्रेसिडेंट विल एक्ट अकॉर्डिंग टू एडवाइस प्रोवाइडेड बाय द पीएम प्लस सॉरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय पीएम, ठीक है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और पीएम दोनों में डिफरेंशिएशन होता है। जो कैबिनेट मिनिस्टर और जो क्या कहते हैं प्राइम मिनिस्टर होता है, दोनों का कैटेगरी सेम होता है, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर इज जस्ट लाइक मॉनिटर ऑफ क्लास, मतलब ही इज फर्स्ट अमंग द इक्वल, क्लियर है, बट एवरीवन इज इक्वल, ओके। तो यानी कि पीएम प्लस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के एडवाइस पे प्रेसिडेंट क्या करेंगे, वो वर्क करेंगे, ठीक है, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 74। तो मैं दोबारा पढ़ देता हूँ कि देयर शैल बी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, जिसके हेड कौन होंगे, प्राइम मिनिस्टर होंगे, ठीक है, टू एड एंड एडवाइस द प्रेसिडेंट who shall exercise his function in accordance with such advices, ठीक है, एडवाइस गिवन बाय पीएम प्लस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट क्या हुआ, गलत हो गया, ठीक है। जो काउंसिल सॉरी क्या कहते हैं, जो मिनिस्टर है, क्या मिनिस्टर कैसा बॉडी है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ये क्लासिफिकेशन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं किया, ठीक है, कि मिनिस्टर 4 रैंक का होता है, ओके। Total number of ministers in the union government, including prime minister, shall not exceed 15% of total member of the Lok Sabha। जैसे लोकसभा कैपेसिटी मान लीजिए 545 है, ठीक है, वैसे ही 543 है, क्योंकि जो दो मेंबर जिसको नॉमिनेट किया जाता है एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से, अब उनको नॉमिनेट नहीं किया गया, ठीक है। तो बट पूछने के लिए मान लेते कि 545 है, ठीक है। तो हमारे यहाँ क्या था कि 91st अमेंडमेंट एक्ट 2003 आया था, ठीक है, 2003 आया था, ओके। इसके द्वारा कॉन्स्टिट्यूशन में एक आर्टिकल इंट्रोड्यूस किया गया, आर्टिकल का नाम है आर्टिकल 75(1)(a), ठीक है। तो 91st अमेंडमेंट एक्ट 2003 के द्वारा जो है आर्टिकल 75(1)(a) को इंसर्ट किया गया, जो कहता है कि यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का जो कैपेसिटी है वो हाउस की कैपेसिटी, मतलब लोकसभा कैपेसिटी का कितना होना चाहिए, नॉट मोर देन 15%, क्लियर है। तो यानी 54.5 तो कितना हो गया जी, तकरीबन, अब मैथमेटिक्स करने की तो जरूरत आपको है नहीं यहाँ पे, ठीक है, तकरीबन 27 हो गया, यानी 7 4 11 5 to 7, तकरीबन 81 मिनिस्टर मैक्सिमम हो सकते हैं, ठीक है। तो यानी 91st, अब ये याद नहीं करना है कितने मिनिस्टर हो सकते हैं, आपको सिंपली याद करना है कि 91st अमेंडमेंट 2003 के द्वारा जो है, ठीक है, आर्टिकल 75(1)(a) को इंसर्ट किया गया था, और इसके अकॉर्डिंग यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कैन नॉट एक्सीड मोर देन 15% ऑफ कैपेसिटी ऑफ द लोकसभा, ओके। तो स्टेटमेंट 2 क्या है, बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा बी, बी इज राइट, क्या कहते हैं, राइट आंसर। यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट दिया हुआ है कि इसमें से कौन सा एक्सक्लूसिव पावर है सिर्फ लोकसभा का, कौन सा पावर एक्सक्लूसिव पावर है लोकसभा का, ठीक है। तो पहला ऑप्शन दिया कि टू रेटिफाई द डिक्लेरेशन ऑफ इमरजेंसी। बताइए आप लोग तो पढ़े हो इमरजेंसी, इमरजेंसी जो है इसको रेटिफाई कौन करेगा, लोकसभा या राज्यसभा, ये दोनों करेगा रेटिफाई, दोनों करेगा। दोनों इसको रेटिफाई करेगा, ठीक है। तो अंडर आर्टिकल 352 प्रेसिडेंट कैन डिक्लेयर नेशनल इमरजेंसी। अच्छा, आर्टिकल 352 तो नेशनल इमरजेंसी के लिए है, ठीक है। विच आर्टिकल इज यूज्ड फॉर, क्या कहते हैं, मतलब प्रेसिडेंट रूल और स्टेट इमरजेंसी, 356 वेरी गुड, 356। एंड विच आर्टिकल इज यूज्ड फॉर फाइनेंशियल इमरजेंसी, 360। 360, आर्टिकल 360। तो क्या इंडिया के अंदर कभी फाइनेंशियल इमरजेंसी आया है, नो सर नहीं। कभी नहीं आया है, ठीक है। और प्रेसिडेंट तो कॉमन बात है, बराबर आता ही रहता है, जब मन लगा दो प्रेसिडेंट रूल, ठीक है। नेशनल इमरजेंसी हमारे यहाँ जो है कि कितने ग्राउंड पे आता है नेशनल इमरजेंसी, एक्सटर्नल वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन और वॉर, आर्म्ड रिबेलियन और तो देयर आर 3 ग्राउंड, ठीक है। क्या क्या ग्राउंड है, पहला ग्राउंड है कि यदि
यदि इंडिया की जो सिक्योरिटी है या इंडिया की किसी पार्ट की जो सिक्योरिटी है, ठीक है, मान लीजिए अरुणाचल में अटैक हो गया, ठीक है, किसी पार्ट में अटैक हो गया, ठीक है, तो इंडिया का मतलब ओवरऑल इंडिया किसी पार्ट में इनसिक्योरिटी है, ठीक है, मतलब सिक्योरिटी थ्रेट है, ठीक है, ड्यू टू 3 रीजन, ये याद रखना। क्या 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 रीजन है? वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन और आर्म्ड वेरिएंट, ठीक है, क्लियर है। तो इन तीनों फैक्टर्स के कारण यदि क्या है कि इंडिया की सिक्योरिटी थ्रेट है, तो इस केस में नेशनल इमरजेंसी लगाया जाता है, और जो नेशनल इमरजेंसी का जो बिल है उसको रेटिफाई किया जाता है राज्यसभा एज वेल एज लोकसभा दोनों के द्वारा, ठीक है। तो इट इज नॉट एक्सक्लूसिव पावर ऑफ लोकसभा। तो पहला स्टेटमेंट क्या है? बिल्कुल गलत है, ठीक है, बिल्कुल गलत है। सेकंड है द टू पास अ मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस अगेंस्ट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है, ठीक है, इट इज एक्सक्लूसिव राइट ऑफ लोकसभा, ठीक है, यहाँ राज्यसभा का से बिल्कुल नहीं होता, ठीक है। तो नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है, ठीक है, कहाँ पास होता है? सिर्फ और सिर्फ लोकसभा के अंदर पास होता है, ठीक है। तो आर्टिकल 75 जो है ये डिफाइन करता है नो कॉन्फिडेंस मोशन को, ठीक है। तो आर्टिकल 75 क्या कहता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नो कॉन्फिडेंस मोशन, ठीक है। तो ये कहता है क्या कि कॉन्स्टिट्यूशन सेज दैट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैव कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू लोकसभा, ठीक है, मतलब जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, ठीक है, दे आर कलेक्टिवली, मतलब पीएम प्लस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रिस्पॉन्सिबल टू लोकसभा, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि मिनिस्टर तब तक ऑफिस में रहेगा जब तक क्या कहते हैं कॉन्फिडेंस ऑफ मेजोरिटी ऑफ मेंबर इन लोकसभा, यानी कि जो 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 सरकार अभी सत्ता में है, ठीक है, उसके पास क्या है? हाउस का कॉन्फिडेंस है। कॉन्फिडेंस का मतलब क्या हुआ कि हाउस का मेजोरिटी सीट उसके पास है, ठीक है। लोकसभा कैन रिमूव अ मिनिस्टर फ्रॉम ऑफिस बाय पासिंग नो कॉन्फिडेंस मोशन। तो नो कॉन्फिडेंस मोशन पास होने के बाद क्या होता है? मिनिस्ट्री को रिमूव कर दिया जाता है, और मोशन को पास करने के लिए सपोर्ट चाहिए 50 मेंबर का, ठीक है, ओके। तभी लोकसभा के स्पीकर क्या करते हैं? अलाउ करते हैं नो कॉन्फिडेंस मोशन, ओके। थर्ड है टू इम्पीच द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को इम्पीच करने के लिए लोकसभा राज्यसभा दोनों पार्टिसिपेट करता है। तो इट इज आल्सो नॉट एक्सक्लूसिव डिस्क्रिप्शन ऑफ लोकसभा, ठीक है। ओनली दिस वन इज राइट, ठीक है, वन एंड थर्ड इज इनकरेक्ट, ठीक है। तो देखो पहले तो वन इनकरेक्ट है, तो ऑप्शन ये और ये गलत हो गया। अब आपका दो ऑप्शन बचा, ठीक है, तो थर्ड भी क्या है? इनकरेक्ट। नाउ ओनली टू इज राइट ऑप्शन, ठीक है। फिर आपको यदि सेकंड स्टेट याद नहीं होता तभी आप क्या करते हैं? सही कर लेते हैं। वैसे आप कोशिश करिए सारी चीज आपको याद रहे, ठीक है, हर जगह तुक्का नहीं लगाना चाहिए, ओके। देखो जो आर्टिकल 61 है ये कहता है कि बिना प्रेसिडेंट इज इम्पीच्ड फॉर वायलेंस। अच्छा, प्रेसिडेंट को इम्पीच करने का ग्राउंड क्या होता है? एक ही ग्राउंड होता है, ये भी पूछता है पीटी में क्वेश्चन। कौन सा ग्राउंड होता है? वायलेशन ऑफ Violation of Why? constitution. ठीक है। तो इस केस में क्या होता है कि चार्ज शैल बी प्रेफर टू ईदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट, मतलब दोनों में से किसी हाउस में चार्ज को लगाया जा सकता है। इधर लोकसभा और राज्यसभा कैन इनिशिएट द प्रोसेस फॉर रिमूवल ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। नेक्स्ट है विथ रिस्पेक्ट टू एंटी डिफेक्शन लॉ। एंटी डिफेक्शन लॉ क्या होता है? बताइए कौन सा शेड्यूल के अंदर डिफाइन है एंटी डिफेक्शन लॉ? अच्छा, एंटी डिफेक्शन कौन 10. सा शेड्यूल का पार्ट है? 10 शेड्यूल। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कितने शेड्यूल हैं? 12. 12 शेड्यूल है। तो 10 शेड्यूल का मतलब क्या है? एंटी डिफेक्शन। एंटी डिफेक्शन का मतलब क्या होता है कि यदि क्या कहते हैं कुछ प्रोविजन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर है और कुछ प्रोविजन हमारा आरपीए एक्ट के अंदर है। कौन सा एक्ट है? आरपीए। आरपीए एक्ट क्या है? आरपीए है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट, ठीक है। तो हु इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल? एमपी एंड एमएलए आर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल, ठीक है। तो इनके लिए जो कानून बनाया गया इनके बिहेवियर को रेगुलेट करने के लिए, इसको बोलते हैं आरपीए एक्ट। ये 1951 में आया था, ठीक है। तो कहता है कि विद रेफरेंस टू एंटी डिफेक्शन लॉ इन इंडिया, यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट दिया हुआ है, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट दिया हुआ है कि द लॉ स्पेसिफाइज दैट, मतलब इस लॉ के अंदर लिखा हुआ है कि जो नॉमिनेटेड लेजिस्लेचर है जिसको नॉमिनेट किया जाता है, तो आप जानते हैं कि राज्यसभा के अंदर 12 मेंबर को नॉमिनेट किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा, और लोकसभा के अंदर कितने मेंबर नॉमिनेट होते हैं? 2 मेंबर फ्रॉम एंग्लो इंडियन कम्युनिटी बाय द प्रेसिडेंट, ठीक है। तो कहता है कि द लॉ, ये तो बंद हो गया। हाँ जी, हाँ, ये अभी बंद है, ठीक है, ये अभी स्क्रैप हो चुका है, मतलब स्क्रैप हो चुका है, मतलब इनको अपॉइंट नहीं किया गया। तो उसमें कंडीशन ये है कि जब एंग्लो इंडियन कम्युनिटी का सफिशिएंट रिप्रेजेंटेशन नहीं होगा, इसी केस में प्रेसिडेंट अपॉइंट करेंगे, ठीक है। तो इस ग्राउंड पे गवर्नमेंट ने क्या किया? अभी अपॉइंट नहीं किया, तो अभी 543 जो है स्ट्रेंथ आपका है लोकसभा का, ठीक है। सो द लॉ स्पेसिफाइज दैट जो नॉमिनेटेड मेंबर लेजिस्लेचर होता है कैन नॉट ज्वाइन एनी पॉलिटिकल पार्टी विद इन 6 मंथ ऑफ बीइंग अपॉइंटेड टू द हाउस। ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है, ठीक है। जो नॉमिनेटेड मेंबर है वो डिस्क्वालीफाई हो जाता है, ठीक है, यदि मेंबर बनने के 6 मंथ के बाद, बिफोर नहीं, ठीक है, 6 मंथ के बाद क्या करता है? किसी पॉलिटिकल पार्टी को वो ज्वाइन कर लेता है। स्टेटमेंट क्या दिया हुआ है कि 6 मंथ पहले, ठीक है। तो मेंबर नॉमिनेट होने के बाद 6 मंथ के अंदर किसी पार्टी को ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। बट यदि 6 मंथ के बाद आप किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करते हैं तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, ठीक है, अंडर एंटी डिफेक्शन लॉ, ठीक है, मतलब आप मेंबर नहीं रहेंगे, ठीक है। तो देखिए ये लिखा हुआ है यहाँ पे, जो नॉमिनेटेड मेंबर है, ठीक है, तो नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ हाउस बिकम्स डिस्क्वालिफाइड फॉर बीइंग अ मेंबर ऑफ हाउस, ठीक है, if he join any political party after expiry of 6 months from the date he takes seat in the house। क्लियर है? तो यानी आपको क्या याद रखना है? आपको याद रखना है कि आफ्टर 6 मंथ, ठीक है, नॉट बिफोर 6 मंथ। यदि बिफोर 6 मंथ है आप पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करते हैं, आप डिस्क्वालीफाई नहीं होंगे, ठीक है। ये 6 मंथ को हमने बैरियर बना दिया, ऐसे आप मेमोरी में आपका नोट्स बनाइएगा, ठीक है। बट यदि आफ्टर 6 मंथ आपने किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन किया, यू विल डिस्क्वालीफाई अंडर एंटी डिफेक्शन लॉ। क्लियर है?
सेकंड है कि द लॉ डज नॉट प्रोवाइड एनी टाइम फ्रेम विद इन विच प्रिजाइडिंग अफसर हैज टू डिसाइड अ डिफेक्शन। जनरली क्या होता है कि डिफेक्शन के बारे में जो अल्टीमेट डिसीजन होता है, ठीक है, वो प्रेसिडेंट का होता है, लेकिन प्रेसिडेंट के पहले डिसीजन होता है किसका? प्रिजाइडिंग अफसर का। प्रिजाइडिंग अफसर क्या होता है बताइए? प्रिजाइडिंग अफसर लोकसभा के अंदर कौन होता है बताइए? स्पीकर। लोकसभा का स्पीकर प्लस डिप्टी स्पीकर प्लस क्या होता है? एक पैनल बैठता है। लोकसभा के अंदर 10 मेंबर का पैनल भी होता है। राज्यसभा के अंदर क्या होता है प्रिजाइडिंग अफसर? चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन। चेयरमैन, डिप्टी चेयरमैन प्लस पैनल ऑफ 10 पर्सन, ठीक है, ओके। तो द लॉ डज नॉट प्रोवाइड एनी टाइम फ्रेम विद इन विच, लेकिन यहाँ डिसाइड कौन करता है ये डिफेक्शन के बारे में? स्पीकर। कौन करता है? स्पीकर इन केस ऑफ लोकसभा और चेयरमैन इन केस ऑफ राज्यसभा, ठीक है। तो स्टेटमेंट 2 जो है वो करेक्ट है कि मतलब जो प्रिजाइडिंग अफसर उसका डिस्क्रिप्शन होता है कि वो कितने भी टाइम तक मतलब क्या करते हैं, डिले कर सकता है डिफेक्शन वाले केस को, ठीक है। तो एंटी डिफेक्शन लॉ डज नॉट स्पेसिफाई अ टाइम पीरियड फॉर द प्रिजाइडिंग अफसर टू डिसाइड ऑन द डिस्क्वालिफिकेशन प्ली, ठीक है। वो जो डिस्क्वालिफिकेशन प्ली है, प्ली मतलब रिक्वेस्ट, ठीक है, उस पर कितने टाइम में डिसीजन लेना है, इसके टाइम प्रॉपर्ली डिफाइंड नहीं है, ठीक है। आ रहा समझ में? इसके अलावा कोर्ट कैन इंटरवेन ओनली आफ्टर प्रिजाइडिंग अफसर डिसाइडेड ऑन द मैटर, ठीक है। द पिटिशनर सीकिंग डिस्क्वालिफिकेशन हैज नो ऑप्शन बट टू वेट फॉर डिसीजन टू मेक। ये जानने की जरूरत आपको नहीं है, आपको सिंपली इतना पॉइंट याद रखना है। क्या याद रखना है? कि प्रिजाइडिंग अफसर के लिए कोई टाइम फ्रेम नहीं होता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट दिया हुआ है, ठीक है। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया और सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है, इन दोनों के बारे में कुछ बताएंगे आप लोग मुझे कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन होता है? highest law, हाईएस्ट लॉ ऑफिसर ऑफ कंट्री होता है, ठीक है। ये कैसा बॉडी है? कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है या नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है? कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, गुड। तो देखिए अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया और सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, ये दो पोस्ट है। इन दोनों ऑफिसर के बारे में लिखा हुआ है कि आर द ओनली ऑफिसर, ठीक है, ऑफ गवर्नमेंट विच आर अलाउड टू पार्टिसिपेट इन मीटिंग ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। मतलब यही दो अफसर सिर्फ होते हैं, ठीक है, जिसको पार्लियामेंट के मीटिंग में पार्टिसिपेट करने का राइट होता है। ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है, ठीक है। देखिए आर्टिकल 76 के अनुसार जो है, ठीक है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो होता है इज हाईएस्ट लॉ ऑफिसर ऑफ द कंट्री, और जो सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया होते हैं, ठीक है, ये असिस्ट करते हैं अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को, ठीक है, टू फुलफिल हिज ऑफिशियल ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। क्लियर है? तो एजीआई जो है मतलब कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है, इनके पास क्या क्या पावर है? इनके पास है राइट टू स्पीक एंड टू टेक पार्ट इन प्रोसीडिंग ऑफ बोथ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट, यानी कि इनको बोलने का अधिकार है, स्पीक बोलने का अधिकार है। इसके अलावा ये पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ठीक है। इवन ये ज्वाइंट सेशन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ठीक है। इवन जो पार्लियामेंट की कोई कमेटी है इसके ये मेंबर भी हो सकते हैं, बट ही डज नॉट हैव राइट टू वोट। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। इनको वोटिंग करने का राइट नहीं है, ओके। जो सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया होता है, ही इज नॉट अलाउड टू पार्टिसिपेट इन द मीटिंग ऑफ पार्लियामेंट। क्लियर है? तो यदि इस क्वेश्चन में यूपीएससी ने क्या किया, ट्विस्ट कर दिया क्वेश्चन को। यदि मान लीजिए कि यहाँ पे क्या होता है, सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया नहीं होता, ठीक है, तो इस केस में ऑप्शन क्या होता है? राइट होता, ठीक है। तो ड्यू टू टर्म्स सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया ऑप्शन क्या हुआ? गलत हो गया, ठीक है। तो यानी ये ऑप्शन क्या हो गया? गलत हो गया। पहला क्या है? गलत ऑप्शन है। सेकंड है, अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, मतलब भारत के संविधान के अनुसार जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होते हैं सबमिट हिज रेजिग्नेशन व्हेन द गवर्नमेंट व्हिच अपॉइंट हिम रिजाइन। मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि जैसे मान लीजिए कि अभी जो सरकार अभी सत्ता में, जैसे कि अभी मोदी गवर्नमेंट सत्ता में, ठीक है, तो मोदी गवर्नमेंट ने किसी एजीआई को अपॉइंट किया, तो जब मोदी गवर्नमेंट की सरकार जब चली जाएगी तो क्या एजीआई को भी रिजाइन करना पड़ेगा? तो नहीं, ये गलत है, ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो पहली बात तो ये है कि टर्म ऑफ ऑफिस जो है दैट इज नॉट फिक्स्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब एजी का जो टर्म है वो फिक्स नहीं है, ठीक है। इसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट कंटेन द प्रोसीजर एंड ग्राउंड फॉर हिज रिमूवल। ही होल्ड ऑफिस इन प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, मतलब प्रेसिडेंट के प्लेजर पे उनका जो क्या कहते हैं टेन्योर डिपेंड करता है, ठीक है। इसका मतलब यह है कि ही मे बी रिमूव बाय प्रेसिडेंट एट एनी टाइम। क्लियर है? ये अपने ऑफिस को क्विट कर सकते हैं बाय सबमिटिंग रेजिग्नेशन टू द प्रेसिडेंट। सो कन्वेंशनली ही रिजाइन व्हेन द गवर्नमेंट रिजाइन और रिप्लेस्ड, और he appoint on conventionally he resign when the government or council of minister resign or is replaced as he is appointed on its advice, okay। मतलब ये बाय कन्वेंशन है, ठीक है। इट इज नॉट अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन। यहाँ पे टर्म क्या यूज किया गया है? अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये पार्लियामेंट्री कन्वेंशन है, पार्लियामेंट्री कन्वेंशन के अनुसार तो रिजाइन करते हैं, ठीक है, बट ऐसा मैंडेटरी नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, ठीक है। ये संवैधानिक बातें नहीं है, ओके। यहाँ पे कुछ पॉइंट दिया हुआ है रेट के बारे में, तो ये मुझे बताइए कि कितने तरह के रेट होते हैं? 5 कौन कौन सा रेट होता है बोलिए? habeas mandamus, statutory prohibition, और क्यू वारंटो। क्यू वारंटो, ओके। तो यहाँ जो हम बात कर रहे हैं, यहाँ हम बात कर रहे हैं मैंडेमस के बारे में। आप लोग मुझे बताएंगे मैंडेमस और क्यू वारंटो के बारे में, क्या है मैंडेमस और क्या है क्यू वारंटो? yes sir, बताइए, जल्दी बताइए, मैंडेमस क्या है? व्हाट इज मैंडेमस? mandamus
टू व्हाट अथॉरिटी, लाइक किस अथॉरिटी पे, किस बेस पे किसी भी फाइल किया, किसी भी केस को मैंडेमस का मतलब ये होता है कि वी कमांड। तो यहाँ पे जनरली क्या होता है कि जब ऑफिशियल जो है वो वर्क नहीं करता, ठीक है, मान लीजिए कोई पब्लिक ऑफिशियल है, ठीक है, और वो अपनी ड्यूटी को परफॉर्म करने में क्या अनेबल है, तो इस केस में कोर्ट क्या करता है, उस पब्लिक ऑफिशियल को डायरेक्ट करता है, ठीक है, कि यू हैव टू परफॉर्म हिज ड्यूटी, दैट इज कॉल्ड मैंडेमस। तो मैंडेमस में लिखा है वी कमांड, वी कमांड मतलब हु कमांड, कोर्ट कमांड, ठीक है। तो कोर्ट क्या करता है, पब्लिक ऑफिसर को डायरेक्ट करता है, ठीक है, कि यू हैव टू माइंड योर ड्यूटी, आपको अपनी ड्यूटी को परफॉर्म करना चाहिए यदि वो ड्यूटी को परफॉर्म नहीं करता, ठीक है, क्लियर है। तो देखो भैया मैंडेमस क्या है, मैंडेमस का मतलब होता है वी कमांड, ठीक है, there is command issued by court to public official, ठीक है, सरकारी ऑफिशियल, asking him to perform the official duty that he has failed or refused to perform, ठीक है। अब यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि मैंडेमस किन के खिलाफ क्या इशू नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो मैंडेमस कैन नॉट बी इशूड अगेंस्ट प्राइवेट इंडिविजुअल और बॉडी, मतलब कि जो प्राइवेट इंडिविजुअल है या प्राइवेट बॉडी है उसके अगेंस्ट हम इशू नहीं कर सकते हैं, ठीक है। टू इन्फोर्स डिपार्टमेंटल इंस्ट्रक्शन दैट डज नॉट पोजेस स्टैट्यूटरी फोर्स, ठीक है, यानी कहने का मतलब डिपार्टमेंटल गाइडलाइन होता है, डिपार्टमेंटल इंस्ट्रक्शन होता है, ठीक है, जो किसी स्टैट्यूट के द्वारा जो है मतलब किसी किसी क्या कहते हैं एक्ट के तहत कवर नहीं होता है, ठीक है। यानी कि जो डिपार्टमेंटल इंस्ट्रक्शन है, डिपार्टमेंटल इंक्वायरी वगैरह है, ठीक है, इट इज नॉट पार्ट ऑफ मैंडेमस, ओके। व्हेन द ड्यूटी डिस्क्रिशनरी, मान लीजिए कि आपका डिस्क्रिशनरी ड्यूटी है, कंपलसरी ड्यूटी नहीं है, तो इस केस में मैंडेमस क्या होगा, लागू नहीं होगा, ठीक है। जैसे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के पास ये पावर होता है, मतलब ये डिस्क्रिशनरी पावर होता है कि डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर क्या कर सकता है कि जगह जगह जो है पार्क वगैरह एस्टैब्लिश करवा सकता है, ठीक है, वो लाइब्रेरी को ओपन करवा सकता है, तो ये डिस्क्रिशनरी पावर है। तो इसके लिए आप मैंडेमस डेट को फाइल नहीं करेंगे, ये डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर लाइब्रेरी ओपन नहीं करवा रहा है, ठीक है, ये इसका डिस्क्रिशनरी पावर है। तो व्हेन द ड्यूटी इज डिस्क्रिशनरी एंड नॉट मैंडेटरी, ठीक है। इसके अलावा अगेंस्ट अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और स्टेट गवर्नर, मतलब कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और स्टेट गवर्नर यदि अपनी ड्यूटी को परफॉर्म नहीं करते तो उनके खिलाफ मैंडेमस नहीं ला सकते हैं। अगेंस्ट चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट एक्टिंग इन जुडिशियल कैपेसिटी, ठीक है। तो यानी कि पहला जो स्टेटमेंट है वो क्या होगा, राइट होगा या रॉन्ग होगा, बताओ। यहाँ लिखा है कि मैंडेमस विल नॉट लाई अगेंस्ट प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन अनलेस इट इज इंटरेस्टेड विद पब्लिक ड्यूटी, ठीक है। तो देखिए यदि पब्लिक ड्यूटी को परफॉर्म कर रहा है, ठीक है, तो इसके बाद क्या होगा, उस आप ला सकते हैं। यदि पब्लिक ड्यूटी को परफॉर्म नहीं कर रहा है, ठीक है, यानी कि प्राइवेट कैपेसिटी में वो काम कर रहा है, तो इससे मैंडेमस नहीं आएगा, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट क्या बिल्कुल राइट स्टेटमेंट है। सेकंड है कि मैंडेमस विल नॉट लाई अगेंस्ट कंपनी इवन दाउ इट में बी गवर्नमेंट कंपनी, तो बिल्कुल गलत कंपनी, ये गलत स्टेटमेंट है, ठीक है। कंपनी के अगेंस्ट मैंडेमस आ सकता है, गवर्नमेंट कंपनी के अगेंस्ट, ठीक है। तो ये क्लियरली लिखा, क्या लिखा है, पब्लिक ऑफिशियल, पब्लिक बॉडी, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट गलत है, ठीक है। एनी पब्लिक माइंडेड पर्सन कैन बी ए पिटिशनर, ठीक है, जैसे आपने पढ़ा ना क्यों क्या कहते हैं सुमोटो, ओके। तो एनी पब्लिक माइंडेड पर्सन कैन बी पिटिशनर टू मूव अ कोर्ट टू ऑब्टेन द रिट ऑफ क्यू वारंटो। क्यू वारंटो मतलब क्या होता है बताइए, क्यू वारंटो मतलब बाय व्हाट अथॉरिटी और वारंट, ठीक है। तो जो ये जो क्यू वारंट होता है इसका मतलब ये होता है कि कोर्ट क्या करता है, कोर्ट इंक्वायरी करता है कि एक पर्सन का जो लीगल क्लेम है किसी पोस्ट के ऊपर वो जस्टिफाइड है या मतलब इलीगल है या क्या कहते हैं लीगल है, ठीक है। तो यानी इसका मेन पर्पस ये होता है कि पब्लिक ऑफिसर को इलीगल तरीके से असर्प नहीं किया जाए, होल्ड नहीं किया जाए, ये पर्पस है क्यू वारंटो का, ठीक है। तो क्यू वारंटो का मतलब होता है कि बाय व्हाट अथॉरिटी और वारंट, ठीक है, तो इट इज इशूड बाय कोर्ट टू इंक्वायर इनटू लीगलिटी ऑफ क्लेम ऑफ पर्सन, ठीक है, टू अ पब्लिक ऑफिस। तो ये प्रिवेंट करता है इलीगल असर्प्शन ऑफ पब्लिक ऑफिस बाय द पर्सन। सो एनी इंटरेस्टेड पर्सन एंड नॉट नेसेसरली द एग्राइड पर्सन कैन सीक क्यू वारंटो रिट, मतलब कोई भी पर्सन, ठीक है, सिर्फ एग्राइड पर्सन है, कोई भी पर्सन जो है, ठीक है, क्यू वारंटो रिट के तहत जो है क्या करता है, कोर्ट में पिटीशन फाइल कर सकता है, ठीक है, क्लियर है। तो इसका थ्री स्टेटमेंट में क्या राइट स्टेटमेंट है, इसका आंसर क्या होगा 1 and 3। विद रेफरेंस टू डेप्यूटी स्पीकर ऑफ लोकसभा, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है डेप्यूटी स्पीकर के बारे में, यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट दिया हुआ है। क्या स्टेटमेंट दिया हुआ है कि एज पर रूल्स ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस ऑफ लोकसभा, ठीक है, इलेक्शन ऑफ डिप्टी स्पीकर शैल बी हेल्ड ऑन सच डेट एज द स्पीकर में फिक्स, ठीक है। यानी कि जो डिप्टी स्पीकर का इलेक्शन उस डेट को होता है, ठीक है, जिस डेट पर स्पीकर क्या करता है, फिक्स करता है, ठीक है। तो ये बिल्कुल राइट स्टेटमेंट है, ठीक है। तो देखो भैया क्या कहते हैं, बीइंग एन इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस, ठीक है, इलेक्शन यूजुअली हेल्ड इन नेक्स्ट सिटिंग आफ्टर स्पीकर इलेक्शन, मतलब स्पीकर के इलेक्शन के बाद जो अगला सिटिंग होता है, ठीक है, उसी में क्या होता है, उसी में इसका सिलेक्शन होता है डिप्टी स्पीकर का, ठीक है। तो आफ्टर स्पीकर सिलेक्शन प्रेसिडेंट फिक्स डेट फॉर स्पीकर इलेक्शन एंड आफ्टर बीइंग, ठीक है। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि स्पीकर के इलेक्शन का डेट इसको कौन फिक्स करता है, इसको फिक्स करता है प्रेसिडेंट, ये आपको ध्यान रखना है। तो स्पीकर के लिए डेट कौन फिक्स करेगा, इसको फिक्स करेगा प्रेसिडेंट, ठीक है। और स्पीकर डेट फिक्स करेगा इलेक्शन डेट फिक्स करेगा डेप्यूटी स्पीकर का, इसको ध्यान रखिएगा आप, ठीक है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये लाइन थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, सिंप्लीफाई कर लीजिएगा आप लोग। सिंपली क्या करना, प्रेसिडेंट फॉर स्पीकर एंड स्पीकर फॉर डेप्यूटी स्पीकर, ऐसे कोड बना लीजिएगा तो आपको याद करने में काफी आसानी होगी, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल क्या राइट स्टेटमेंट है।
सेकेंड स्टेटमेंट है कि देयर इज मैंडेटरी प्रोविजन दैट इलेक्शन ऑफ कैंडिडेट एज डिप्टी स्पीकर ऑफ लोक सभा शैल बी फ्रॉम ईदर द प्रिंसिपल अपोजिशन पार्टी और रूलिंग पार्टी। ये बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है, ठीक है। ये मैंडेटरी नहीं है, सिंपली क्या है, ये सिंपली एक कन्वेंशन है, ठीक है। तो ये पार्लियामेंट्री कन्वेंशन है, पार्लियामेंट्री मान्यता है, ठीक है, ये मैंडेटरी नहीं है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट क्या होगा, बिल्कुल गलत हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे लिखा भी होगा कि बाय कन्वेंशन जो पोजीशन ऑफ डिप्टी स्पीकर है ये ऑफर किया जाता है अपोजिशन पार्टी इन इंडिया, ठीक है। ये लक्ष्मीकांत में दिया हुआ आप देख सकते हो वहाँ पे जाके, ठीक है। तो ये क्या है, ये कन्वेंशन है, पार्लियामेंट्री कन्वेंशन है, ठीक है। तो बाय कन्वेंशन जो है जनरली क्या होता है कि स्पीकर होते हैं रूलिंग पार्टी से और डिप्टी स्पीकर होते हैं अपोजिशन पार्टी से, ठीक है। बट ये मैंडेटरी प्रोविजन नहीं है, ठीक है। तो देखो भैया क्या क्या गलत हो गया, टू गलत हो गया। टू गलत है तो देखो कौन कौन सा ऑप्शन गलत हो गया, ये ऑप्शन गलत हो गया, ये ऑप्शन गलत हो गया, बट राइट क्या है, राइट वन है। तो देखो वैसे भी ये आंसर आपका राइट हो गया, बट फिर भी आप ऑप्शन को हम पढ़ेंगे आगे, ठीक है। क्योंकि मैंने क्या बताया कि हर ऑप्शन केयरफुली पढ़ना, आपको ऑब्जर्व करना है, ठीक है। बट एग्जाम में अपोज आपका डिफरेंट होना चाहिए, ठीक है। तो आपने एलिमिनेट कर दिया किसको, बी और डी को एलिमिनेट कर दिया, अब बच गया सी और ए आपके पास, ठीक है। तो देखो कौन सा स्टेटमेंट है, देखो यहाँ पे टू टू नंबर तो यहाँ दिया हुआ नहीं है, ठीक है। और यहाँ वन दिया है तो वन पक्का राइट है, तो वन पक्का राइट, इसको क्या होगा, ए राइट होगा। वैसे हम पढ़ लेते हैं थर्ड ऑप्शन के लिए। Deputy Speaker has same power as of Speaker when presiding over the sitting of House and no appeal lies against his ruling। तो ये राइट है, ठीक है, कि जो डिप्टी स्पीकर जब एक्ट करता है स्पीकर की तरह तो उसका वो क्या करते हैं, स्पीकर के बराबर पावर को एंटरटेन करता है। लेकिन जब डिप्टी स्पीकर क्या करता है, डिप्टी स्पीकर जब प्रिजाइडिंग तौर पे एक्ट नहीं करता है तो इस केस में वो हाउस का नॉर्मल मेंबर होता है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो डिप्टी स्पीकर क्या करेगा, जब स्पीकर के बिहाफ पे काम करेगा तो स्पीकर का जितना भी प्रिविलेज है, मतलब वट एवर प्रिविलेज हैज बीन प्रोवाइडेड टू स्पीकर दैट विल बी एंटरटेन्ड बाय डिप्टी स्पीकर। क्लियर है, ठीक है। बट जब डिप्टी जब क्या होगा, जब प्रिजाइडिंग ऑफिसर यानी कि स्पीकर हाउस को प्रिजाइड कर रहा है तो इस केस में डिप्टी स्पीकर का जो पावर है वो एक नॉर्मल मेंबर की तरह है, ठीक है। तो यहाँ देखिए लिखा भी होगा कि डिप्टी स्पीकर हैज सेम पावर एज द स्पीकर व्हेन प्रिजाइडिंग ओवर सिटिंग ऑफ द हाउस, ठीक है, एंड नो अपील लाइज अगेंस्ट हिज रूलिंग, ठीक है। फोर्थ स्टेटमेंट है कि द वेल एस्टेब्लिश्ड, ठीक है, द वेल एस्टेब्लिश्ड पार्लियामेंट्री प्रैक्टिस रिगार्डिंग अपॉइंटमेंट ऑफ डिप्टी स्पीकर इज दैट मोशन इज मूव बाय स्पीकर एंड ड्यूली सेकेंडेड बाय प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। तो ये इनकरेक्ट है। आर्टिकल 93 जो हमारा क्वेश्चन का वो क्या कहता है, देखिए कहता है कि द हाउस ऑफ पीपल मतलब कि लोकसभा shall as soon he may as soon as may be choose two member of the house to be respectively a speaker and deputy speaker thereafter thereof and so often as office of speaker and deputy speaker become vacant, ठीक है। the house shall choose another member to be speaker deputy। मतलब कह रहा है कि देखिए आप दोबारा पढ़ लीजिए ऑप्शन को, थोड़ा कंफ्यूजिंग था ये। कहता है कि द वेल एस्टैब्लिश्ड पार्लियामेंट्री प्रैक्टिस रिगार्डिंग अपॉइंटमेंट ऑफ डेप्यूटी स्पीकर इज दैट मोशन इज मूव्ड बाय स्पीकर, ठीक है, और अदरवाइज प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। तो ये गलत है, प्राइम मिनिस्टर का कोई रोल नहीं होता यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ रोल किसका होता है, मोशन कौन लेके आता है, स्पीकर लेकर आता है, ठीक है। तो आज का डिस्कशन सर हाँ जी पूछिए क्या डाउट है आपको।